स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बच्चों में यूनिट नंबर 8 के आपको नॉमिकल्स करा रहा हूँ। आप बुक निकाल लें, पेज नंबर निकाल लें 176, यूनिट नंबर 8। इस यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम है ये एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इसमें हम जो है वर्क के और एनर्जी के नॉमिकल्स करेंगे। ठीक है, वर्क और एनर्जी से मुताल्लिक होंगे। एनर्जी दो तरह की होगी हमारे पास, कौन कौन सी वाली? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, और एक वर्क से सवाल होंगे इसके अंदर नॉमिकल। तो आप इसको देखें, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेज नंबर निकाल लें बच्चों। पेज नंबर निकालें आप 192 निकालेंगे तो आपको नजर आएंगे इसके नॉमिकल्स। शुरू करें? ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सब अपनी बुक निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो नॉमिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक नॉमिकल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक नॉमिकल नजर आएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको, और क्वेश्चन नंबर बल्कि 2, 3, 4 इकट्ठे नॉमिकल ही 3 दे दिए इन्होंने, वो मैं आपको तीनों करके दिखा रहा हूँ। और तीनों ही काय से मुताल्लिक़ है? वर्क से मुताल्लिक़ है। वर्क का फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्क बराबर होता है W, ज़रा मैं आपको यहीं पर ही देता हूँ, W बराबर है F/D। ठीक है, एक तो का फार्मूला तो आपको यह हो जाएगा, और दूसरा एक वर्क का फार्मूला और भी इस्तेमाल करना है। W बराबर है F/D cos थीटा। अब आप बोलेंगे बच्चे, आप ये बोलेंगे सर ये आप इन दोनों फार्मूले के लिए हम पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको पहचान बताने लगा रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ी एक्सप्लेनेशन सुन लें। ये फार्मूला जो है जब अप्लाई करते हैं, जब जैसे मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, या ये एक सतह है, सतह के ऊपर एक गाड़ी आपके पास है। ठीक है, इसको आप पीछे से धक्का लगाते हैं तो देखें ये गाड़ी जो हरकत करेगी, मूवमेंट करेगी, ज़मीन के ऊपर करेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो धक्का पीछे से इसको लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, जो फोर्स लगाई जा रही है तो कुछ फासला तय कर रही है गाड़ी, तो चुनाचे इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा, इसके अंदर एंगल तो नहीं बन रहा ना, तो इसका फार्मूला इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। W बराबर है F/D। अब ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? ये फार्मूला जब इस्तेमाल होगा, फर्स्ट के ये आपकी फर्स्ट के एक छोटी सी गाड़ी आपने खरीदी, खिलौना गाड़ी। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की बच्चों की खिलौना गाड़ियाँ मिलती हैं, आप क्या करेंगे कि उस खिलौना गाड़ी में आपके यहाँ हुक लगा होता है, आप हुक के अंदर धागा बांधें या डोरी बांध लें कोई। ठीक है, डोरी बांध के आप इसको चलाएं, या कोई बच्चा चलाएगा तो आप देखेंगे कि बस ये जो गाड़ी है आपकी चलेगी तो इस साइड में, लेकिन आप जो फोर्स लगा रहे हैं ना, और इस तय के अंदर डिस्टेंस के दरमियान दायरा थीटा बन रहा है के अंदर, तो उस सूरत में जब भी फोर्स के और डिस्टेंस के दरमियान कोई एंगल बना करे तो आपको फार्मूला F/D cos थीटा इस्तेमाल करना है। और अगर कोई थीटा या एंगल वगैरह ना बना करे तो आपने फार्मूला ये वाला सिंपल वाले अप्लाई करना है। अब आप बोलेंगे सर क्यों पहचानेंगे कैसे? तो ये फिक्र नहीं करें, मैं आपको पहचान नॉमिकल जब कराऊंगा तो बता दूँगा कि कैसे करना है। ठीक है, फिक्र नहीं करा करें आप, बस आप प्रैक्टिस करिएगा। मेरी तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खूब पक्के बन जाए अच्छी तरह से। चले, मैं पहले डेटा का हेडिंग डाल दूंगा आपके अंदर, अपने सवाल करके सुना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, हाउ मच वर्क, बताइए कितना वर्क होगा, इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली। एक हॉरिजॉन्टली तौर पर यानी उफ़क़ी तौर पर कोई बॉडी जो है 20 मीटर का फासला तय कर ले हरकत करके, बाई फोर्स 30 न्यूटन का, उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए। ठीक है, जबकि द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 60 डिग्री। अभी आपने पूछा था ना सर हम पहचानेंगे कैसे? तो ये पहचान लें आप। देखिए आपको किसमें 60 डिग्री एंगल भी दे दिया गया है, तो फार्मूला हमारा अप्लाई कौन सा होगा? थीटा वाला होगा। ठीक है, मैं आपको वजाहत भी कर दूँगा जब मैं इसका डेटा बना दूँगा। तो चलो बच्चों, डेटा बनाए, यही बनाया सर। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर 20 मीटर तो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, कवर डिस्टेंस हो गया उसके अंदर, कवर डिस्टेंस यानी फासला तय किया जा रहा है, उसको हम D से जाहिर करेंगे, और यह आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर बराबर है 20 मीटर। अब इसे फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही है? फोर्स की जा रही है ना, तो फोर्स को हम F से जाहिर कर देते हैं,
और ये है 30 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, साथ में इसमें एंगल भी है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्टेंस के दरमियान 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल, एंगल को हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं और ये है जनाब कितना 60 डिग्री यहाँ। ठीक है। अब उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। हमें मालूम क्या करना है इसके अंदर, वर्क। ठीक है, शुरू में लिखा हुआ हाउ मच वर्क। वर्क को कैसे ज़ाहिर करते हैं हम, वर्क वो हम W से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, W से ज़ाहिर करेंगे। अब फार्मूला अगर W बराबर है F/T cos थीटा, ये आप फार्मूला लगा दें फॉर्मूला। W बराबर है, W से वर्क आ रहा है। ठीक है, F की जगह पर आप लगा देंगे 30 न्यूटन और D की जगह लगा देंगे आप 20 मीटर यानी 20, और कॉस की जगह कॉस लिख दें आप, और थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दें आप। बराबर का निशान डालें, 30 को और 20 को ज़रब कर लें तो ये हो जाएगा 3 to the 6 और डबल 0 ऐसे ही आ जाएगा। अब cos 60 जो है बेटा काय के बराबर होता है ये 0.5 यानी 1/2 के बराबर होता है। अगर आप बोलेंगे सर हमें पता क्या चलेगा, तो आप कुछ याद याद नहीं कर लीजिएगा बच्चों। हाँ, मैं आपको वैसे कैलकुलेटर भी तरीका बता देता हूँ उसका। cos 60 की मालूम करना है, देखिए कैलकुलेटर आपके सामने रखा हुआ है। आप पहले दबाएंगे cos और फिर दबाएंगे 60। ठीक है, बराबर है 0.5 आपके पास आ गया। ठीक है, अब याद रखिएगा cos 60 और sin 30 दोनों बराबर होते हैं, उनकी 0.5 कीमत होती है। तो cos 60 की कीमत आप देखेंगे 0.5 बराबर 600 को 0.5 से ज़रब कर लें, 0.5 को 600 से ज़रब कर लें। ये लीजिए 0.5 लिखा हो ना, मल्टीप्लाई का निशान डाल के 600 लिखा जी, आपके पास आ गए 300 जूल। वर्क की इकाई जूल कहलाती है। ले लें जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप सामने काम कीजिएगा कि यहाँ लिख दीजिएगा cos 60 डिग्री बराबर है 0.5, ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। देखिए cos 60 की कीमत 0.5 होती है, मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, चलो भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बल्कि 3। हाउ मच वर्क इज डन, बताइए कितना काम हो जाएगा। इफ़ ए क्रिएट, अगर एक क्रिएट जो है मूव किया जाए एट ए डिस्टेंस 50 मीटर, अगर क्रिएट को 50 मीटर तक का फासला तय करेगा, तो वैन ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड अराउंड द सरफेस, और एक 30 न्यूटन की कुव्वत भी इसमें अप्लाई हो रही हो। अब आप देखें इस सवाल के अंदर बेटा आपको थीटा लिखा हुआ नज़र कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसमें आप सिंपल फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, बड़े आसान सवाल है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाउ मच वर्क, हमें तो वर्क मालूम करना है। अच्छा 50 मीटर तो हो गया डिस्टेंस, तो ये लिखा हूँ मैं डिस्टेंस बराबर है डी बराबर है कितने मीटर, आपको जो देखे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 50 मीटर आ गया। और फोर्स कितनी जगह अप्लाई की जाएगी 30 न्यूटन। फोर्स अप्लाई फोर्स इसके अंदर है, फोर्स आ जाएगी एफ से जाया करेंगे और ये है 30 न्यूटन। अब इसके अंदर मालूम क्या करना है बच्चों में, हमें मालूम करना वर्क मालूम करना है। वर्क को W से जाया करते हैं और ये काम। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है F/D। अब देखिए cos थीटा नहीं लगा रहा मैं, इसमें थीटा नहीं है, इसमें एंगल नहीं बनता है F और D के दरमियान। चलिए F बराबर है, F की जगह देते हैं 50 नहीं बल्कि 30 लिख दिया और ज़रब कर में D से 50 है, तो W बराबर है 3 5 15 और डबल 0 ऐसे आ गया आपके पास 1500 जूल काम करेंगे। ये आ गया आपके पास जवाब। ठीक है, ये आ गया दूसरा आपका न्यूमेरिकल आ गया, बहुत इजी सवाल है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, अगला नंबर है चौथा न्यूमेरिकल देंगे। व्हाट इज द वर्क डन, बताइए कितना काम कर लेगा कौन, बाई उस्मान, यानी उस्मान कितना काम कर लेगा। शब्द लगा दिया आगे। इफ़ ए बार ऑफ वेट, अगर एक बार है या एक सलाख है उसके पास जिसका वेट जो है 100 न्यूटन है, इज ब्रॉट बाय हिम, वो लेकर आता है फ्रॉम A to B, पॉइंट नंबर A से लेके B की तरफ, देन ब्रॉट बैक टू A, फिर A की तरफ वापस भी ले जाता है। अभी तक कुछ चक्करबाजी वाला सवाल है, मैं आपको थोड़ी सी फिगर के जरिए आपको बता दूँ, खुद ही समझ जाएंगे कितना काम होगा इसके पास। देखिए बच्चों, ये जो है आपका पॉइंट नंबर A, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट करने B। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ से फर्स्ट किया, एक ब्लॉक है फर्स्ट कीजिए, जैसे 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है,
ठीक है, 10 किलोग्राम का बल्ब ब्लॉक का समझ लें, कुछ भी समझ लें। ठीक है, आप इस ब्लॉक को उठाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक डी फासला हो ना, और फोर्स लगा रहे हैं आप ब्लॉक को उठाने के लिए, तो इसका मतलब आप कुछ काम करेंगे ना। ठीक है, ये ब्लॉक आपने उठाया ए से लेके बी की तरफ, और फिर बी से उठा के वापस यहाँ पर ही लिया। अब बताएं आपने कितना काम किया, पता नहीं कितना काम किया, तो समझ में नहीं आया कुछ भी। मैं आपको समझाता हूँ ना। देखें, आप एक बात देखें, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर पी की तरफ डायरेक्शन किस तरह है, इस तरह से, और फिर पॉइंट बी से ए की तरफ डायरेक्शन जो है बैक, वो इस तरह से होगी। और आप जानते हैं कि ये राइट तरफ तो पॉजिटिव का निशान होता है, और निगेटिव जो होता है बेटा ये वाला निशान होता है। अगर फर्ज करें 10 मीटर फासला इसने तय किया, 10 मीटर फासला तय किया प्लस का, तो देखिए प्लस का 10 मीटर, और ये इधर वापस भी तो बी से ए की तरफ लेके आया। देखिए पहले ए से बी की तरफ लेके गया, सवाल के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। व्हाट इज द वर्क डन बाय उस्मान इफ ए बार ऑफ वेट 100 न्यूटन। अगर एक सलाख जिसका वजन 100 न्यूटन है, इस बराबर बाय हिम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ लेके जाता है, देन फिर बराबर बैक टू ए, और फिर बी से ए की तरफ वापस भी लेके आया जाता है। अब आप देख लेना बेटा कि 10 मीटर ऊपर प्लस का भी है, 10 मीटर माइनस का भी है, तो 10 में से 10 गया कितना बचा, 0 ना। तो डिस्टेंस तो आप उसने 0 तय किया ना, तो उसके समझ में आ गया। तो हम इसके अंदर कवर डिस्टेंस जो होगा बेटा 0 होकर लाकर, देखो ना यहाँ से लेके यहाँ तक आप उठा के लेके गए बोतल, और फिर वापस भी लिया, तो काम हम कब किया। अब देखो ना, एक मैं आपको एक मिस्त्री की मिसाल भी देता हूँ। फर्स्ट किया, नीचे फर्ज करें कि नीचे ब्लॉक रखे हैं, ठीक है, ब्लॉक को हमने पहली छत के ऊपर लेके जाना है, पहली छत के ऊपर लेके जाना है, बुलंदी पर लेके जाना है हमने यहाँ पर। ठीक है, ये बुलंदी हमारी दी आ जाएगी ऐश के इसको। अब ये ज़मीन है, यहाँ ब्लॉक रखे हुए, ठीक है, ब्लॉक रखे हुए। अब ये ब्लॉक उठा एक मजदूर को लगाया जाता है, उससे बोला जाता है ब्लॉक उठा के भैया यहाँ छत पे रखिए, यहाँ पर एक जगह, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाकर सीढ़ी के जरिए जाएगा ना। जब वो सीढ़ी के जरिए जाएगा तो फासला तो तय करेगा, और कुंवर भी लगाएगा। तो कुंवर लगाया तो यहाँ जाकर उसने कुछ काम तो किया ना, है ना। फिर एक ब्लॉक छोड़ेगा, दूसरा ब्लॉक छोड़ेगा, तो फर्स्ट को 10 ब्लॉक छोड़ ले, एक ब्लॉक उठाने के 10 रुपये हैं, तो 100 रुपये उसकी, उसने 100 रुपये का उसने काम किया ना भाई। उसने कुंवर भी लगाई ब्लॉक उठाने के लिए, और दूसरे फासला भी दे गया है, तो इसका मतलब उसने कुछ काम किया है। काम किया तो उसके बदले उसको सैलरी, उसको मजदूरी मिलेगी ना। लेकिन अब एक मिसाल इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, इस सवाल के अंदर ये हो रहा है कि यहाँ से उसने ब्लॉक उठाया, ठीक है, यहाँ से उसने ब्लॉक उठाया, यहाँ से ब्लॉक उठा के सीढ़ी से लेके वहाँ तक गया, और फिर वापस ब्लॉक वहीं से उठाया, और फिर वापस यहाँ पर ला कर रख दिया, और फिर उसने ब्लॉक उठाया, फिर ऊपर ले जाकर रख दिया, फिर एक ब्लॉक उठा के ये वापस ले आया। सारा दिन वो ये करता रहा। शाम को मालिक आता है, वो बोलता है तो आपने ब्लॉक उठाया नहीं है ऐसे, मैं बोला हाँ मैं तो उठा के रख दिया है। पर वो मालिक बोलेगा भाई आपके कह क्या रहे, ब्लॉक तो सामने रखे हैं, आपने काम कब किया है। ले अब समझ में आ गया, उसने काम भी कब किया। अरे पर उसको सैलरी क्यों मिलेगी, उसको दिहाड़ी क्यों मिलेगी, इसके ब्लॉक तो वैसे के वैसे में रखे हैं। वो ले जाता था वापस ले जाता था, वो ले जाता था फिर बैक करके वापस ले आता था, ले जाता था बैक करके वापस। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा ये नॉमिकल, इसमें कोई लॉजिकल काम नहीं, बस एक चक्करबाजी दे दी थी, वो मैंने आपको समझा दी। बैक का चक्कर है इसमें सब पर, ठीक है। ये रहेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, डेटा बनाएंगे पहले हम। अच्छा, 14 है वेट। सबसे पहले हम वेट, उस बार का जो वेट है, वेट ऑफ बार, वो है कितना है बच्चों, 100 कितना न्यूटन है, ये 100 न्यूटन। एक बात याद रखिएगा कि वेट और एफ बराबर होते हैं। देखिए वेट की इकाई भी न्यूटन होती है, वेट में ये वर्क नहीं है बेटा, ये वजन है, वजन, ठीक है। वेट की इकाई भी न्यूटन होती है और एफ की इकाई भी न्यूटन होती है, चाहे दोनों को बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 100 न्यूटन जो है इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं, ये एफ भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें डी मालूम करना है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अब इसमें देखो डी आया, ठीक है, डी तो है ही नहीं लिखा हुआ, तो बस ये लिखा गया है कि ए से बी की तरफ गया, बी से ए की तरफ गया, डी ना मालूम हो तो डी के कीमत आप खुद बखुद क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ये लिख देंगे डी की कीमत 0। अरे कोई बोलेगा, कोई बोलेगा 0 के लिए थी, तो आप उसको बता कर दीजिए ना कि हमने एक ब्लॉक उठाकर एक पॉइंट तक लेके गए बी तक, फिर बी से वापस भी ले आया, वहीं ए पर रख दिया, तो हमने उसको काम ही कब की, मतलब फासला तो निगेटिव हो गया ना हमारा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो डी की कीमत 0 लिखनी है आपने ना, ठीक है, दोनों पॉइंट बराबर का फासला आपने 0 तय किया। अब हमें वर्क मालूम करना है, ठीक है, वर्क मालूम करना है, तो वर्क को डब्ल्यू से जाया करते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्क बराबर है एफ इंटू डी। चले भाई, वर्क बराबर है एफ की जगह पर लिख देंगे 100 न्यूटन,
और टी की जगह लिखेंगे 0, डब्ल्यू बराबर है 100 को 0 देंगे 0 जूल। लो भाई लो, आप आगे पक्का लो, काम को किया तो 0 तो लिखा हुआ जवाब में, उसने काम ही नहीं किया। ठीक है, 100 यूनिटों की फोर्स भी लगाई फिर भी कुछ काम नहीं हुआ उसका, बेकार गया उसका काम, क्योंकि डी तो 0 के बराबर है। ठीक है, समझ में? ठीक है, ऐसे करते हैं बच्चों, मैंने आपको वजाहत भी कर दी है। अब देखते हैं अगला वाला सवाल भाई कौन सा सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एनर्जी फॉर्म की शक्ल में आ रहा है। आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मुताबिक पढ़ते हैं सवाल। पहला सवाल में तो खैर नॉमिकल नहीं है, 6 क्वेश्चन के अंदर नॉमिकल आपको नजर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको नॉमिकल नजर आएगा और काय का होगा, काइनेटिक एनर्जी का होगा। पहले मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख के दिखा दूँ ताकि आपको वजाहत हो जाए। के ई बराबर है 1/2 mv², ये होता है इसका फार्मूला। के ई से काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ तो कांस्टेंट है, एम से मास आ गई किसी भी बॉडी की, और वी से आ गई इसकी वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें आपके पास आया करेंगी, मास एंड वेलोसिटी। तो ये समझ जाएगा के ई मालूम होगा। ठीक है, अगले वाला भी फार्मूला बता रहा हूँ, पी ई बराबर है mgh, वो फार्मूला अगला वाला आने वाला, अगले वाले नॉमिकल्स का। पी ई बराबर है mgh। पी ई पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला एम से मास आती है, जी से आपका वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी की कीमत जो आपने याद की है 9.8 या 10 वो है, और एच जो इसकी हाइट के लाइन। ठीक है, के ई जो डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी इतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा इसके अंदर वेलोसिटी होगी इतनी ही ज़्यादा उसके अंदर के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। या आप थ्योरेटिकल काम में याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं फिलहाल आपको नॉमिकल के इसकी वजाहत कर रहा हूँ। तो के ई का फार्मूला ये, पी ई का ये दोनों फार्मूले लगेंगे भाई हमारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर वाई ऑफ मास, एक बच्चे के अंदर या लड़के के अंदर जिसका मास जो है 50 kg है, ड्राइविंग ए बाइक, और एक वो बाइक को ड्राइव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से। बताइए उस बच्चे के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए डेटा बनाते हैं। 50 किलोग्राम मास आ गई, मास ऑफ बॉय, m बराबर है 50 kg। बच्चे का वजन जो है ना बेटा कितना, 50 kg। वजन तो नहीं, मास कह सकता हूँ मैं इसको, 50 kg है ये। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपके पास आने वाला है 50 kg वेलोसिटी ऑफ बाइक है, बच्चे की वेलोसिटी नहीं है ये, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बाइक, इसको हम 20 से ज़ाया करेंगे। ये है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मालूम करना है हमें के ई, काइनेटिक एनर्जी, के ई मालूम करना है। ये क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला लगाना फटाफट, के ई बराबर है 1/2 mv²। के ई बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय एम की जगह 50 kg लेते हैं आप, और वी की जगह लेते हैं 2 का स्क्वायर लिखें आप, बराबर है 1/2 लिखें मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 2 to the 4। अब ऐसे में अभी देखें 2 और 4 2 के डेवलप कर रहा है, काटे 4 2 1 2 2 to the 4 है ना, 2 to the 4 कर गया ना, बराबर है 50 दूनी कितना आ गया 100। ये ले फिर देख लें आप, 2 दूनी 4 करना है ना, तो 50 दूनी 100 बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती है। 50 दूनी 100 जूल, उस बच्चे के अंदर जो होगी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। ये जवाब आ गया। फिर काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, वर्क की भी जूल होती है, पी ई जो भी हम पढ़ेंगे ना उसकी इकाई यानी यूनिट भी जूल होगी। सही समझ आता है? चलो हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। 7वें में तो कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे लिए, नॉमिकल्स 8वें में आ गया, बल्कि 8वें में ए और बी दोनों के दोनों नॉमिकल है, दोनों के दोनों मुझे नॉमिकल ही लग रहा है। हाँ सही है, नॉमिकल। पहले 8वां देखते हैं ए। इफ एलईडी स्क्रीन ऑफ मास, अगर एलईडी स्क्रीन जिसकी मास जो है 10 kg हो, इज लिफ्टेड अप, उसको उठाया जाता ऊपर की तरफ, एंड केप्ट इट, और रख दिया जाता ऑन अ कबर्ड,
और एक कबर्ड यानी कि अलमारी के ऊपर रख दिया जाता है ऑफ हाइट 2 मीटर, जो कि 2 मीटर है ज़मीन से ऊंची। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एलईडी स्क्रीन। बताइए एलईडी स्क्रीन के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। अब मैंने भी पीछे भी आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंड जो होगा ना बेटा, वो होता है हाइट के ऊपर, ठीक है, हाइट के ऊपर होता है। और जो केई आपने पढ़ी है ना पीछे, इसमें होता है वेलोसिटी के ऊपर। देखिए वेलोसिटी के ऊपर होता है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर हाइट के ऊपर है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी इतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका डेटा बनाते हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से सामने क्या लिखा है, स्क्रीन 10 kg इसका मास है, 10 kg मास ऑफ स्क्रीन। एलईडी की स्क्रीन जो है उसकी मास है कितनी केजी है, उसकी केजी है 10 kg, ठीक है 10 kg। ये देखो 10 kg लिख दिया मैंने। 10 kg के बाद लिखा है उसको ऊपर के अंदर उठाया जाता है और 2 मीटर ऊंची अलमारी के ऊपर रख दिया जाता है। हाइट हाइट ऑफ कबर्ड, या सरफेस भी लिख सकते हैं, कबर्ड। एच 2 मीटर ऊंची है वो, ठीक है। पी मालूम करना, खत्म, ठीक। पी मालूम करके दिखाइए, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना। चलो पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मालूम, क्योंकि हम जानते हैं पी बराबर है mgh, mgh मालूम ना बस। तो पी बराबर है m की जगह 10 और g की कीमत 9.8 तो होती है, लेकिन आपके इस न्यू बुक के अंदर जो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्तकिल हो, तो हम g की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। g की कीमत 10 ले देते हैं और h की कीमत कितनी है 2, ठीक है। पी बराबर है 10 250 100 200 जूल। लो भाई, एलईडी स्क्रीन के अंदर 200 जूल पी यानी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करते हैं। चलो भाई फिर अगला वाला देखते हैं क्या लिखा है। अगले वाले सवाल के अंदर लिखा है, जो उसका पार्ट भी है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें 3 kg वाटर की। 3 किलोग्राम पानी को उठाया जाता है ऊपर की तरफ टू द टैंक एट द रूफ ऑफ ए होम 4 मीटर हाई, ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई की। यानी आप तर्जुमा को सुनना आसानी से मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि आपके घर में एक टैंक होगा जिसके अंदर पानी आप स्टॉक करके रखते हैं। फिर आपके ऊपर घर के ऊपर ना पहली छत पे या दूसरी छत पे या तीसरी छत पे, जो भी जितना भी बड़ा ऊंचा आपका घर हो, वहाँ पर एक टंकी बनाई होगी आपने। उस नीचे टैंक से पानी एक मोटर के ज़रिए ऊपर छोटी टंकी में लेके जाया जाता है और फिर छोटी टंकी जो है पूरे घर को सप्लाई कर देती है पानी। ये तो आपके जहन में है खाका, है ना। तो इसके अंदर इस सवाल के अंदर ये बताया जा रहा है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। 3 किलोग्राम पानी को छोटे टैंक से उठाया जाता है और छत के ऊपर जो टंकी है ना, है या घर जो कुछ भी है, उस 4 मीटर ऊँचा है वो। तो बताइए उसके अंदर कितना कलर पोटेंशियल एनर्जी होगा पानी के अंदर। पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है भाई, ठीक है। पानी की पोटेंशियल नहीं मालूम करनी है, तो डेटा वही बनेगा हमारा। करते हैं भाई। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ क्या लिखा है, 3 kg लिखा ना, तो मास ऑफ वाटर 3 kg आ गया। और उसके बाद 4 मीटर हाइट आ गई, HEIGHT हाइट। H कितनी आ गई, कितने मीटर है, 3 kg और 4 मीटर, ठीक है। P मालूम करना, ले भी हो गया, P मालूम करना। चूँकि हम जानते हैं कि PE बराबर होता है mgh, तो बराबर हो गया P। M की जगह ले देंगे 3 kg, G की जगह ले देंगे 10 और H की जगह ले देंगे हम 4। तो ये हो जाएगा 3 ढाई 30 चौके 120, 120 जूल आपका जवाब आ गया। उस पानी के अंदर जिसका वजन जो था 3 किलोग्राम का तकरीबन, वो जो था उसके अंदर 120 जूल PE मौजूद है। छोटे छोटे सवाल है, कितना मज़ा आ रहा है आपको देखने में, ठीक है ना। बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको देखने में, बहुत, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, तो गलत ना कर दीजिएगा। फार्मूले पक्के याद कर लीजिए, फार्मूले को ज़्यादा भी नहीं। चलो आगे चले।
ये तो हो गया हमारा पीई और केई और वर्ग के सवाल। अब कौन से सवाल स्टार्ट हो रहे हैं भाई हमारे? अब हो रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इस समय के ऊपर तो कोई सा भी नॉमिकल नहीं बचा। अब आते हैं हम अगले पेज की तरफ। यहाँ पर कौन सा 194, इसके ये सब सफाई नॉमिकल का लगता है मुझे, सारे के सारे नॉमिकल फुल है। देखें अब जो नॉमिकल हम स्टार्ट करने लगे हैं वो एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी मालूम होता है कारकर्दगी, एफिशिएंसी के मालूम होता है कारकर्दगी। और कारकर्दगी कैसे मालूम की जाती है बेटा? कोई भी मशीन, ठीक है, आप उसके अंदर जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे उसके बदले में वो मशीन कुछ काम करती है, ठीक है। जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो उसके अंदर उसको एनर्जी देते हैं, चाहे वो फ्यूल की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिट की शक्ल में हो, है ना, जो भी हम एनर्जी या फ्यूल उसको देते हैं उसको कहते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट। और जो वो मशीन उसके बदले में काम करती है ना उसको कहते हैं, उस काम होने वाले काम को आउटपुट। और ये एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है दरअसल, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि बाद में आपको ईजी हो। एफिशिएंसी जो है इसको हम अमूमन जो है इस तरह की अलामत से ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। आपकी किताब में भी निशान लगा हुआ है। एफिशिएंसी को ई से मैंने डिनोट किया है और एन से ज़ाहिर किया गया। देखिए एन लंबा सा बना देते हैं सर, ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये फार्मूला होता है। और मल्टीप्लाई का निशान डाल के 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है इसमें, याद रखें। और ये एफिशिएंसी जो होती है ना हमेशा परसेंटेज में आएगी। दो मशीनों को आपस में मुकाबला कराया जाएगा, ठीक है, तो उसके आउटपुट और इनपुट के मुताबिक मुकाबला जो करने के बाद हमें पता चलता है कि मशीन की कारकर्दगी कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है। तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी। इसका फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अलावा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एन एफिशिएंसी बराबर है E2 अपॉन E1 ज़रब से। अब आप बोलेंगे ये क्या मसला सर? आउटपुट को ना E2 भी कहते हैं। अभी मैं लिखने वाला हूँ, जब डेटा बनाऊंगा तो बताऊंगा। आउटपुट को E2 भी कहते हैं, इनपुट को E1 कहेंगे, ठीक है। आउटपुट को आप E2 कहिएगा, जो मशीन काम अंजाम देगी ना उसको E2 कहते हैं। और इनपुट कहते हैं जो हम मशीन के ऊपर काम मतलब फ्यूल वगैरह देते हैं, एनर्जी देते हैं ना, वो E1 कहलाएगी, ठीक है। तो ये है फार्मूला इसका। अब मैं फार्मूले के बाद इसके सवाल हमें वर्क और एनर्जी की हेडिंग मिटा दी। अब एफिशिएंसी और पावर की हेडिंग डाल रहा हूँ मैं। एफिशिएंसी, अब पावर और एफिशिएंसी के सवाल शुरू हो गए भाई। पावर और एफिशिएंसी के सवाल शुरू हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल देखते हैं, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। एक मशीन की एफिशिएंसी यानी कारकर्दगी मालूम करके दिखाएं। विच कंज्यूम, जो कंज्यूम करती है 200 जूल ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म करती है 50 जूल ऑफ वर्क। यानी कंज्यूम माने लेती तो 200 जूल है वो एनर्जी को, और 50 जूल काम कर रही है। काम कितना कर रही है? 50 जूल, ठीक है। तो मैंने आपको भी एक बात बताई थी, जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, कंज्यूम की जाती है किसी भी मशीन के अंदर, उसको कहते हैं इनपुट। तो ये जो पहले वाली 200 जे है ना जूल, ये दरअसल इनपुट है। और ये जो 50 जूल वर्क काम अंजाम दे रही है ना वो मशीन, परफॉर्मेंस क्या उसकी? 50 जूल की वर्क काम करने की, तो ये कहलाएगी आउटपुट, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा बनाने लगे। अब इसको पक्का याद कर लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मशीन के मुताबिक सवाल सामने लिए रख लें, अपनी किताब भी खोल लें। पहले कैलकुलेटर एफिशिएंसी मालूम करना है, ये तो मालूम करना है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंज्यूम कर रहा है, ये कहलाएगा इनपुट। जो कंज्यूम करेंगे ना उसको इनपुट कहेंगे, डालेंगे मशीन। इसकी मिसाल ऐसे लेंगे जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, बाइक के अंदर जो पेट्रोल डालते हैं ना वो इनपुट कहलाएगी आपकी। और फिर पेट्रोल जब डल जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है, और फिर बाइक जो है फासला तय करती है, तो इसका मतलब आउटपुट उसकी वो होगी। तो यहाँ पर इनपुट कितनी हो गई बच्चों? इनपुट को हम E1 कहेंगे, E1, ठीक है। अच्छा भाई E1 कितना है भाई? कितना गया? 200 जूल, 200 जूल। अब आउटपुट, अभी काम कितना का अंजाम देगी वो देखना पड़ेगा हमें। आउटपुट को हम E2 कहेंगे। क्या कहेंगे? E2। वो 50 जूल काम कर रही है, 50 जूल का काम कर रही है, 50 जूल, ठीक है। जे लिख दें या जूल लिख दें। उसके बाद हमें मालूम करना है एफिशिएंसी।
EFFICIENCY, एफिशिएंसी को ई वाली सिंबल से बनाया करते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, ये मालूम होता है। अब फॉर्मूला में क्योंकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, n बराबर है आउटपुट E1 E2 के लाएगा ना, मान लीजिए आउटपुट तो E2 है, तो E2 में से E1 निकाल दीजिए। ठीक है, E2 तो हमारे पास आ जाएगा ये 50 आ गया, और 200 आ गया आपका E1, मल्टीप्लाई करेंगे 100। n बराबर है, देखिए 2 0 से 2 0 बन गए, कट गया नहीं कट गया, अब ये 2 बचा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो ये आ गया 25%। याद रखिएगा एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में आती है, याद है आपके पास जवाब। आप कैलकुलेटर तो करना चाहते हैं, ये भी कर लें। देखिए 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 50 को मल्टीप्लाई कर लें 100 से, 50 को ज़रब करें आप, ज़रब 100, ठीक है, और डिवाइड कर दें 200 से, डिवाइड कर देंगे आप 200 से, तो आपके पास देखिए 25% के दाम ये वाला आपके पास आ रहा है। ठीक है, 25% आ गया, परसेंट में लिखना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी ऐसे बात होती है। चलो भाई, अब दूसरा वाला आप नॉर्मली का इसकी भी प्रैक्टिस करिए। आज तक देखिए कितने छोटे छोटे सवाल है, बच्चे कितने मुन्ने सवाल दे रखे हैं इन्होंने, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में भी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा बस। अगला नंबर है 19वां। इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन 70% एंड इट्स आउटपुट इज 100 जूल, देन कैलकुलेट इट्स इनपुट। इस साल का तर्जुमा ये है कि एफिशिएंसी आपको 70% दे दी गई। ठीक है, एफिशिएंसी तो आपको गिवन है, इसका आउटपुट भी गिवन है, इनपुट मालूम कीजिए। कोई मसला नहीं, धड़ाधड़ चले भाई, डेटा बनाए पहले फटाफट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। n बराबर है 70%, ये आपको परसेंट में गिवन है पहले, ये देखिए। एंड इट्स आउटपुट को हम हमेशा E2 से जाया करेंगे, याद रखिए, अब भूलिएगा नहीं। E2 इसके अंदर है 100 जूल। ठीक है, 100 जूल, ये 100 जूल इसका आउटपुट है, यानी मशीन जो है काम कर रही है कितना, 100 जूल का। इनपुट मालूम करना है, इनपुट E1 मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर होता है, ठीक है, E2 अपॉन E1, ये था ना भी फार्मूला। अब चाहे तो आउटपुट अपॉन इनपुट लिखते हैं, एक ही बात है। आउटपुट को E2 से जाया करते हैं, इनपुट को E1 से कहते हैं, ज़रब से। ये फार्मूला लगा दिया, मैं किताब में भी फार्मूला लगा दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें मालूम क्या करना है बच्चों, अब इसके अंदर बच्चों में मालूम करना इनपुट। एफिशिएंसी तो दे रखी है ना, देखिए 70%, ले भाई 70% तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, 70% आपके पास ये आ गया, 70% है। अब देखो, जब भी आपको 70% यानी इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो फिर आपको ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 70% हम ये डायरेक्ट लिख देंगे। ये वाला 100 जो होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, आके खुद ब खुद डिवाइड करता है। याद रखिएगा कि जब भी आपको एफिशिएंसी गिवन हो ना, तो आपने 70% ऐसी का लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान करके 100 नहीं लिखते। ठीक है, चलो E2 की जगह कर लेना है 100, E1 तो मालूम करना ना। चलो हो गया। अब इस क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी E1 को 70 से मल्टीप्लाई करें और 100 को 100 से कर लें, ये ले भाई हो गया। और फिर E1 बराबर है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70, ये भाई जवाब निकाल दें। 100 को 100 से ज़रब करें, 10,000 आ जाएगा, 70 से डिवाइड कर दें, बस खत्म, जवाब आने वाला। 100 को 100 से ज़रब करें, 100 ज़रब 100, ठीक है, बराबर का निशान 10,000 आ गया, डिवाइड कर दें 70 से, तो यह आ जाएगा 142.85, 142.85 जूल। यह आ जाएगी इसकी आपकी क्या, इनपुट। ठीक है, इनपुट मालूम कर लिया, ये इस तरह से करना बस। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा बस, प्रैक्टिस से तो मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। अल्लाह ताला मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे भाई, आपको खूब ज़हीन तरीन बना ले, बच्चों को सबको ज़हीन तरीन बना दे भाई। चलिए अगला वाला देखते हैं। 20वां वाला कि विच मशीन इज़ मोर एफिशिएंट। बताइए
कौन सी मशीन अच्छा कारकर्दगी दिखा रही है, मशीन ए दिखा रही है मशीन बी। मशीन ए जिसकी आउटपुट है 200 जूल और इनपुट है 400 जूल, यानी कंज्यूम कर रही हो एनर्जी, जबकि मशीन बी उसकी आउटपुट है 300 जूल और इसकी 450 जो है कंज्यूम, यानी कि इनपुट 450 जूल है। देखना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह की मशीनों का वास्ता आ गया भाई, जरा देखने दो तरह के साथ बराबर करके दिखाता हूँ, फिर देखेंगे आपको जवाब बताऊँगा इसको कैसे होता है। पहले यह डाल देंगे मशीन ए का डेटा, मशीन ए। जब भी इस तरह का कोई सवाल आए ना तो आपको मशीन ए मशीन बी का अलग अलग हिसाब किताब बनाना है, ऐसे करके इस तरह से। ठीक है बच्चों, मशीन ए के बारे में देखते हैं भाई। इसकी आउटपुट और इसकी इनपुट गिवन है, इनपुट, ठीक है, और एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है। ठीक है, एफिशिएंसी मालूम करनी है। तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख दे रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर भी लिख दें मशीन बी, मशीन बी, इसकी भी आउटपुट और इनपुट और एफिशिएंसी, तीनों चीज़ें हैं। तो चलो इसको मतलब तेज़ी के साथ करूँगा ना, इसलिए मैंने आपको खुलासा पहले बता दिया सवाल का। ए के अंदर 200 जूल आउटपुट है, और 400 जूल, फिर किताब में देखते हैं, मैं भी आपको सीधे से दिख रहा हूँ 400 जूल। ठीक है, ज़्यादा आगे इसके बारे में एफिशिएंसी मालूम करना है। अब दूसरी मशीन बी में आ जाए, इसकी आउटपुट है 300 जूल, 300 जूल, और कंज्यूम 450 है, 450 जूल है। इसकी भी एफिशिएंसी मालूम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी मालूम करेंगे, फिर जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी वो जवाब होगा। बस ये है इसका तरीका कार। चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर है आउटपुट अपॉन इनपुट या E2 अपॉन E1 ज़रब 100। ठीक है, ज़रब 100। आउटपुट कितनी है 200, इनपुट कितनी है 400, 2 0 कट गए। ठीक है, अच्छा 4 बचा, 4 5 का 20, 0 से आगे 50% इसका आंसर है। इसका तो आगे तुम्हारा एफिशिएंसी मशीन ए का, ये N1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसलिए N ऑफ मशीन ए। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ N1। ठीक है, हो गया। इसके बाद NA यानी NB मालूम करना है हमने, ये भी है ना, तो B के नाम लिख देते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि N बराबर होता है E2, अब देखें चाहे आउटपुट ले दें या E2 ले दें, बात एक ही, मैंने आपको बार बार बता दिया। जो आपको आसान लगे वो लिख दीजिएगा, आउटपुट की जगह E2 लिख दें और इनपुट की जगह E1 लिख दें। बस जिधर आसान है, इसमें लंबी स्पेलिंग होती है, इसमें फटाफट लिख दो, मुझे पता है आप इसको चॉइस करेंगे। अब बहुत चालाक होगी भाई। E2 की जगह लिखना बच्चों 300 और इसकी जगह 450 ज़रब 100। चलें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं खुशी खुशी ताकि जल्दी हो जाए। 300 को 100 से ज़रब करें, ये 300 लिखें पहले, ज़रब कर दें 100 से, डिवाइड कर दें 450 से, ये जवाब आ गया 66.66, 66.66%। ये मतलब आगे नहीं, अब इन दोनों अंडरलाइन चीज़ों में देखें कौन बड़ा है, 66 बड़ा है कि 50 बड़ा है, सही है बड़ा है। तो ये है ना, बस ये जवाब है इसका। तो यहाँ लिखेंगे ये किसका है, मशीन बी है ना, मशीन बी जवाब आ जाएगा इसका, मशीन बी इज मोर। हमें सवाल के अंदर पूछा था ना हमने क्या, अब सवाल के अंदर जो पूछा वो लिख दे बस। देखिए क्या लिखा, क्या यहाँ लिखा है कि विच मशीन इज मोर एफिशिएंट, मशीन बी इज मोर एफिशिएंट। ये कारकर्दगी अच्छी दिखा रही है। ठीक है ना, कारकर्दगी इसकी अच्छी है ना, तो मशीन बी। ठीक है, समझ में, इसकी कारकर्दगी समझ में आ गई बात आपकी। ऐसे करते हैं भाई। अब देखते हैं हम अगला और सवाल। समझ आ गया कितना आसान तरीके से करा दिया मैंने आपको। बिल्कुल भाई, मैं तो बड़ी आसान तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, आपको समझने की कोशिश करें बस, तो पक्की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी ख़त्म। अब पावर के मुताबिक सवाल शुरू हो गया, उसके भी करा दूँगा आपको फटाफट। बी है इसका, 21वें का बी। द एनर्जी ऑफ 600 जूल डिस्पेड बाई ए बल्ब इन 50 मिनट्स, फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। मैं पहले पावर का फार्मूला आपको बता दूं क्या होता है। P से पावर आता है और ये W/T ये होता है फार्मूला। अब W क्या चीज़ होती है, W बेटा वर्क होता है,
और वर्क आप जानते हैं F/T के बराबर होता है, वही वाला है ये वर्क। ये वर्क है और ये टी, ये टाइम है, ये टाइम है और ये पी से पावर आ गया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला P बराबर W/T, पूरे चैप्टर में इस्तेमाल करना है मैंने। P बराबर W/T, P बराबर W/T, याद रखिएगा। ठीक है, चलो भाई शुरू होते हैं। डेटा 600 जूल तो आ गया आपका, एनर्जी है ना, एनर्जी जो है 600 जूल डिस्पैटेड हो रही है, तो वर्क आ गया इसके अंदर आपका, ये वर्क है। वर्क को कितने 600 जूल इसके अंदर वर्क काम किया गया। बल्ब 50 मिनट की टाइम है, टाइम को T से ज़ाया करते हैं, 50 मिनट है, 50 मिनट आ गया। और पावर मालूम करनी है, पावर को P से ज़ाया कर देते हैं। नहीं, अब फार्मूला बाद में लगाएंगे, पहले एक चीज़ को देखने करते। देखिए बेटा ये मिनट में आ गया, कभी भी आपको सवाल मिनट में घंटों में आ जाएगा, पहले आपको उसको MKS निज़ाम में करना है, यानी सेकंडों में करना है। पहले आपने याद रखिएगा, कभी ऐसे करते गलत हो जाएगा सवाल। तो 50 मिनट है ना, तो पहले इसको सेकंड में तब्दील करना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 50 मिनट लिखेंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5 6 30 और 2 0 है, यानी 3000 सेकंड हो गए। पहले सेकंडों में तब्दील करना लाजमी है, याद रखिएगा। इतना आसान सवाल है कि गलत करके आ जाए। मिनट को लाजमी तौर पर, अगर घंटे हो तो उसको भी मिनट सेकंडों में तब्दील करना है आपने। ठीक है, चले अब हम जानते हैं फार्मूला P बराबर W/T। ये हो गया फार्मूला, जवाब आने वाला बच्चों, आप तो बहुत अच्छे हैं। 600 ऊपर लिखें, ले रख दिया। 300 3000 नीचे लिखें, ले रख दिया। 2 0 से 2 0 काट दें, 6 5 6 6 5 30 कट गया, 1/5 आ गया। 1 को 5 से डिवाइड करें, 0.2 आ गया। आप बोलेंगे सर जल्दी कैसे कर दिया आपने, कैलकुलेटर पे करके दिखाया, हमसे तो समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं यार, ये देख लो, ये कैलकुलेटर आपके सामने रखा मैंने, ये ले देखें, मैं करने वाला हूँ। पहले मैंने 600 लिखा, लिख दिया, लिख दिया, डिवाइड का निशान दबाया। ठीक है, 3000 लिखा, ये लिख दिया। पता कितना है? 0.2, 0.2। ठीक है, अब 0.2 वाट, इसकी यूनिट जो है वाट कहलाती है, WATT वाट। हम आगे देगा, ये कहलाती है। इतना सा सवाल है, कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है बच्चों, ये तो आपके समझ में फटाफट आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे करें। अब बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है भाई, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, इम्तहान करीब आ रहे हैं, इम्तहान करीब आते जा रहे हैं, बच्चे मेहनत करते चले जा रहे हैं। अगला सवाल है, कन्वर्ट करना 20 वाट को इंटू हॉर्स पावर के अंदर। ले भाई, छोटा सा सवाल आ गया, तो 22वां सवाल है, इसका ए है, कन्वर्ट करना है आपने 20 वाट को, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 20 वाट इंटू हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में तब्दील करना बेटा। ये दरअसल हॉर्स पावर है, वाट है, ये सब की सब जो है ना, ये दरअसल ताकत की इकाइयाँ होती हैं। आपने मोटरें देखी होंगी, पानी भरने वाली जो पानी होती है वो हॉर्स पावर की कहलाती है, 2 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, 1.5 हॉर्स पावर की। ठीक है ना, इस तरह से ये हॉर्स पावर की कहलाती है। और बल्ब के ऊपर भी आपने देखा होगा 20 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ये ताकत की इकाइयाँ कहलाती है सबके सब। ठीक है, तो इनको आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमें 20 वाट दे रखा है और ये हॉर्स पावर है, तो हम हॉर्स पावर में चेंज करना मैंने 20 वाट को। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर में याद रखिएगा, सबसे पहले हम ये लिखेंगे वी नो दैट। इस तरह के नॉमिकल के अंदर ये लिखना पड़ता है, वी नो दैट कि 1 हॉर्स पावर बराबर है 1 HP, S से R, P से पावर। 1 हॉर्स पावर है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं बच्चों, याद रखिए, याद करने की बातें हैं अभी। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि 20 वाट में कितने हॉर्स पावर होंगे। ठीक है ना, अब आप चाहें तो, अब हमें तो हॉर्स पावर मालूम करना, जो चीज़ मालूम करते हैं उसको तो बाई जाने लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पर 746 वाट में तो 1 हॉर्स पावर होता है। ठीक है, अब हम 1 वाट में मालूम करके देखते हैं कितना हॉर्स पावर होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या और लिखेंगे 746 वाट बराबर है 1 हॉर्स पावर। देखिए मैंने ये चीज़ इधर लिख दी, ये चीज़ इधर लिख दी, कोई मुश्किल नहीं है काम। अब हमें 1 वाट में मालूम करते हैं, यूनिट मेथड से करते हैं। 1 वाट में कितने हॉर्स पावर होंगे,
देखिए 1 तो आप अपनी जगह लिखेंगे, और ये जो 746 है ना, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमें मालूम कितना करना है, 20 वाट। 20 वाट में कितने हार्स पावर होंगे, तो 1/746 लिखकर ज़रा कर देंगे 20 से। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैलकुलेटर क्या कमाल दिखाएगा आपको। 20 को 1 से देंगे, 20 एकम 20, तो पहले आप 20 लिखें, डिवाइड का निशान दबा दें, मैंने 20 लिखे आप, और फिर डिवाइड का निशान दबा लें, 746 बराबर का निशान डालें, 0.026 HP। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर सवाल बदल के आएगा ना, जैसे बोले 40 वाट में बताइए कितने हार्स पावर होंगे, तो 20 की जगह आप 40 लीजिएगा, फार्मूला हो जाएगा। अगर बोले 160 वाट में कितने होंगे, तो बस तालिका यही रहेगा, 160 यहाँ लीजिएगा, और फिर 160 एकम 160 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। सारे के सारे ये वाट में और हार्स पावर में चेंज करने वाले तरीका ये करना पड़ता है आपको। ठीक है, समझे। फिर उसके बाद अगला कौन सा है देखते हैं, अगला वाला भी आसानी लग रहा है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन की पावर मालूम करें, अगर वो 40 जूल काम करती है 10 सेकंड तक। ठीक है, ठीक, ये तो बना लेते भाई। ये 23वें सवाल का नहीं, 22वें सवाल का बी है, 22वें सवाल का बी है। किताब में देखते रहे बच्चों आप, ये 40 जूल है, ये तो आ गया वर्क लिखा हुआ, देखने बच्चों, वर्क 40 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 40 जूल ऑफ वर्क, 10 सेकंड टाइम वर्क 40 जूल, और टाइम कितना है, टाइम को टी से ज़ाया करेंगे, इसको इससे ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, टाइम 10 सेकंड है, पावर मालूम करनी है। कितना आसान आसान सवाल दे दिए, बहुत मज़ा आ रहा मुझे कराने में भाई, आपको मज़ा आ रहा होगा मुझे पता है। हम जानते हैं P बराबर W/T, W की जगह क्या लिख देंगे 40, और 10 की जगह लिख देंगे 10 के अंदर 10 चौक 40, 4 पावर की यूनिट होती है वाट, 4 वाट। यह जवाब आ गया, सही है। तो किसका मतलब ये हुआ, P बराबर है 4 वाट, ये जवाब आ गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला देखते हैं कि क्या है। अगले सवाल में लिखा है, ये भी हो गया, ए स्टूडेंट वेट, एक स्टूडेंट है जिसका वजन जो है 400 न्यूटन है, टैक्स 5 सेकेंड, वो 5 सेकेंड लेता है 2 क्लाइंब चढ़ने में, अब ऊपर की तरफ। ठीक है, 2 मीटर की बुलंदी तक, तो बताइए कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितनी पावर लगाएगा। ठीक है, कितनी पावर लगाएगा। अब देखिए 400 न्यूटन देना बेटा, मैंने आपको बताया था वेट जो है, पीछे वाले नॉमिकल से बता दिया था कि वेट जो है इसको हम एफ भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट की का भी न्यूटन है और एफ की का भी न्यूटन है। ये वेट है, वर्क नहीं है। ठीक है, वर्क नहीं है, देखिए किताब में वेट लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट ऑफ वेट, तो वेट जो है एफ के बराबर होता है। इसमें आज हम ये डेटा बनाते हैं, वेट को हम एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये है 400 न्यूटन, ये तो आ गया आपका ये बच्चे का वजन। 5 सेकंड टाइम आ गया, टाइम 5 सेकंड टाइम आ गया आपका। ठीक है, 5 सेकंड टाइम आ गया। उसके बाद क्या लिखा भाई, उसके बाद लिखा बदल गया, 2 मीटर हाइट है। ठीक है, एच 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर हाइट आ गई। ये फासला ही समझ लिया, डी समझ लिया, राइट। फासला बुलंदी ऊपर की तरफ होती है, फासला उसकी तौर पर होता है। अब आपको मालूम करना है इसके अंदर कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, बताइए कितनी पावर लगाएगी, पावर मालूम करिए, पी मालूम करिए। हम जानते हैं पी बराबर है W/T, W/T होता है ना हमारा फार्मूला, तो ये होता है ना, देखो पी बराबर है W/T। W होता है F इंटू डी के बराबर, आप तो जानते हैं W बराबर होता है F इंटू डी के। ये वेट थोड़ी कोई, ये तो वर्क है। ठीक है, अपॉन T। ठीक है, F की जगह लिख देंगे हम, देखिए ये वाले 400 न्यूटन, ये मैंने लिख दिया, और D की जगह लिख देंगे ये हाइट 2 मीटर। ऐसे करना, देखिए कितने चक्करबाजी वाले तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको। और T की जगह लिख देंगे 5 सेकेंड, हो गया, तो मसला थोड़ी है। फिर देखें P बराबर W/T फार्मूला, और W से वर्क आता है, वर्क को फार्मूला तो F इंटू डी अपॉन टी। F की जगह तो लिखेंगे ये वो जो उसने वजन करा होगा, F को चेंज किया था हमने 400, वो लिख देंगे। और हाइट जो है, दरअसल मैंने बताया हाइट जो है
इस तरह फासला क्या रहता है और डिस्टेंस इस तरह फासला क्या रहता है तो फासले दोनों स्केल से ना पे जाते ना। तो सुना चाहिए हाइट भी देखा मैंने ये 2 मीटर लगा दिया, ठीक है। अब 400 दिन कितने हो गए बच्चों? 800 घटा कितना हो गया? 5। 800 को 5 से तकसीम करें, चलो 800 को 5 से तकसीम करें, 800 तकसीम 5 बराबर है 160। ले 160 बाहर आ गया, ले हो गया बेटा, समझ आ गया पक्का? ले ये भी हो गया जनाब। अब देखते हैं कौन सा आखिरी सवाल है। बस आखिरी सवाल चल रहा है, बस ये एंड हो गया, बस मैंने पूरे चैप्टर के बनाना है। अच्छा ये भी हो गया। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है। इफ ए मशीन कंज्यूम 250 जूल ऑफ एनर्जी पर आवर 1 घंटे में, देन ही विल बी इट्स पावर। तो बताइए कि पावर कितनी होगी? अब देखें 250 जूल जो है कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्क, तो वर्क आ गया आपका 250 जूल, ठीक है। 250 जूल का वर्क आ गया। अब 1 घंटा लिखा हुआ है पर आवर टाइम यानी 1 आवर। पर आवर का मतलब 1 आवर होता है बच्चा, याद रखिएगा। पर माने 1 होता है। जैसे मीटर फी सेकंड आपने देखा ना, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में तय करना फासला कहलाता है मीटर में, ठीक है। तो पर का मतलब 1 याद रखिएगा। तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सर 60 होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 होते हैं। 60 को ज़रा पढ़ ले, 3600 सेकंड आ गए। अब लाजमी तौर पर सेकंड में तब्दील करना पहले आपने, कोई भी नोमे कर लो, ठीक है। टाइम आ गया 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये हो गया टाइम। अब हम पावर मालूम करनी है, ये मालूम करना। तो हम जानते हैं P बराबर है W/T, होता नहीं होता है। W की जगह पर तो आ जाएगा 250, साफ मतलब हो गया ये नहीं 250 मैंने बराबर आगे लिख दिया। अपॉन T की जगह 3600 लिख देंगे, 3600 भाई 250 को 3600 कर दें, 250 मैंने लिख दिया और डिवाइड करना है 3600 से। 3600 बराबर 0.069। तो हम इसको राउंड फिगर में 0.069 के 0.070 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई इसकी 0.07 वाट। हाँ पीजिएगा। अच्छा जी लेंगे बच्चों, मैंने सारे आपको पूरे सारे नॉमिनल्स करा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा इसके अंदर कुछ मिसालें आपको एग्जाम्पल दे रखी हैं, वो तो चूँकि अनशुदा है कि मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। कि ई वगैरह की सब लिखी है ना फॉर्म, सब तरीका मैंने आपको तरीके सब बता दिए। पी की देखें नॉमिनल लिखे हुए सब आपको लिखे हुए नजर आएंगे इसके अंदर। पी इसके अलावा पावर के भी सवाल है इसके अंदर काफ़ी हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर इसकी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। आप अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, क्योंकि मैं आपको यक के बाद दिखे आपको वीडियो डालता रहूँगा। यूनिट 8 कर दिया, अब यूनिट 7 का नंबर आएगा। यूनिट 7 का मैं आपको नॉमिनल इंशाल्लाह डालूंगा, अगर उसके अंदर जितने हुए, ठीक है। फिर यूनिट 6 का नंबर आ जाएगा, ठीक है। आपका काम है प्रैक्टिस करना, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें बच्चों, ठीक है। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप कमेंट्स करके अपने नंबर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।